कुढ़नी चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 चुनाव से जदयू वहाँ हारती रही है। कुढ़नी का चुनाव ये मुकेश सहनी के अपने वोटरों पर पकड़ का भी एक इम्तिहान है, परीक्षा है। चुनाव दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जदयू के लिए भी और मुकेश सहनी के लिए भी। बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी से उस जिले के मुजफ्फरपुर जिसमें कुढ़नी पड़ता है, तो मुजफ्फरपुर के भूमिहार मतदाता नाराज थे। सामान्य वर्ग के नेता हैं, वो मान रहे हैं कि भाजपा भी पिछड़ावाद का पृष्ठपोषण कर रही है और पूरी तरह वो पिछड़ी राजनीति में उतर आई है। MIM ने उससे उत्साहित है, वहाँ राजद को हरा करके और अपनी एक उपस्थिति उसने दर्ज कराई है। उसके पहले किशनगंज में चुनाव जीते थे वो, तो उनका हौसला बुलंद है। MIM और राजद के बीच एक तलवार खींची हुई है, तो उसी का परीक्षण उन्होंने किया गोपालगंज। भूमिहार अगर प्रभावी हो जाते हैं सहनी के साथ तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल है। अगर राजद का उम्मीदवार होता वहाँ तो वो घोटाला फिर से उभर के आता कि ये घोटालेबाजों बीजेपी को मौका मिल जाता कि देखिए घोटालेबाजों की पार्टी है। सुप्रीमो जो हैं लालू प्रसाद, वो भी घोटाले में फंसे हुए हैं, उनके विधायक भी फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार देखिए अब उनका राजनीतिक अब धीरे धीरे नीचे ग्राफ जा रहा है। यहाँ अगर वो खुद जाते हैं चुनाव प्रचार में, और जो 2 बार उनकी पार्टी हार चुकी, जिसके साथ हो रहे हैं वो हार चुके हैं, इस बार भी अगर उनकी पार्टी हार जाती है, उनका उम्मीदवार हार जाता है, तो ये एक बड़ा झटका है। अभी भी RJD एक तरह से कहिए कि लीड कर रही है और डोमिनेट करेगी। अगर हार जाते हैं तो राजद का नेतृत्व बिल्कुल एकदम स्थापित हो जाएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद 2 जगह उपचुनाव हुए, मोकामा और गोपालगंज। जो सीट जिसके खाते में थी उसी के खाते में रह गई, यानी गोपालगंज बीजेपी के पास और मोकामा RJD के पास। लेकिन एक और सीट कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव कराया जा रहा है, क्योंकि RJD की सिटिंग सीट थी। अनिल सहनी वहां से विधायक थे, वो सजायाफ्ता हुए, सीट खाली हो गई। लेकिन इस बार की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि सिटिंग सीट RJD की जरूर थी, लेकिन महागठबंधन से JDU इस बार मैदान में है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने पुराने प्रत्याशी पर ही दांव खेला है, लेकिन रोचक बना रहे हैं मुकाबले को VIP के मुकेश सहनी और AIMIM के गुलाम मुर्तजा अंसारी। कुछ निर्दलीय भी हैं, लेकिन जो खबरें ग्राउंड से निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं JDU के मनोज कुशवाहा को लेकर थोड़ी नाराजगी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस महागठबंधन में अगर नीतीश कुमार की पार्टी JDU यह सीट हार गई तो आगे के जो भविष्य हैं राजनीति के, महागठबंधन के, नीतीश कुमार के, वो कैसा होगा। देखिए, इसी पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हमारे साथ हैं। पूरा समीकरण तो सब कोई देख ही रहा है, लेकिन कुढ़नी जो है वो नीतीश कुमार के लिए अब कहीं ना कहीं शक का सवाल बन गई है। देखिए, कुढ़नी चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 चुनाव से जदयू वहाँ हारती रही है। जदयू जिस गठबंधन में रही उसका उम्मीदवार हारा। 15 के चुनाव में जदयू और RJD ये साथ थे, तो वहाँ से जदयू का उम्मीदवार हार गया और बीजेपी अकेले थी, अलग थी, वो जीती वहाँ से। फिर 20 के चुनाव में जदयू और बीजेपी साथ आ गए, तो बीजेपी का उम्मीदवार वहाँ से हार गया। तो 2 चुनाव में जदयू जिसके साथ रही वो हारा है। अब ये तीसरा चुनाव है, इसमें जदयू का क्या भविष्य होगा ये तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि वो पुरानी परंपरा वहाँ के वोटर कायम रखते हैं या उसमें कोई बदलाव आता है। और दूसरी दिलचस्प बात ये है कि ये चुनाव जो है कुढ़नी का चुनाव, ये मुकेश सहनी के अपने वोटरों पर पकड़ का भी एक इम्तिहान है, परीक्षा है। माना जाता है कि मुकेश सहनी का अपने सहनी जाति में प्रभाव है, इम्पैक्ट है उसका, मगर उन्होंने वहाँ वो उम्मीदवार बनाया है भूमिहार जाति को। तो अब भूमिहार जाति को उनकी जाति के उम्मीदवार मतदाता, यानी सहनी जाति के मतदाता जो VIP के आधार वोट माने जा रहे हैं,
वो कितना साथ देते हैं। क्या मुकेश सहनी अपनी जाति के वोटरों को एक भूमिहार जाति के प्रत्याशी के पक्ष में टर्न करा पाते हैं, उसके समर्थन में वोटिंग करा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर इसमें मुकेश सहनी सफल हो गए तो उनका ग्राफ हाई होगा, टीआरपी बढ़ेगी उनकी। और अगर इसमें विफल हो गए, वहाँ से इनका प्रत्याशी अच्छे वोट नहीं ला पाता है, तो ये माना जाएगा कि सहनी वोटों का ट्रांसफ़र वो कराने में विफल रहे, तो मुकेश सहनी का ग्राफ गिरेगा। और अभी भी उनकी पूछ एक तरह से नहीं हो रही है दोनों गठबंधनों में, तो इसके बाद वो और नीचे चले जाएंगे। तो इस लिहाज से ये चुनाव दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जदयू के लिए भी और मुकेश सहनी के लिए भी। बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी से उस जिले के मुजफ्फरपुर जिसमें कुढ़नी पड़ता है, तो मुजफ्फरपुर के भूमिहार मतदाता नाराज थे। पिछले चुनाव में देखा गया वहाँ की वैश्यों और भूमिहारों के बीच फर्क हुआ, जिसके चलते वहाँ से सुरेश शर्मा हारे थे। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, वहाँ पूर्व मंत्री थे, वो हार गए। तो उसका असर फिर कुढ़नी में भी पड़ा, जो बोचहा में भी पड़ा। तो इस बार क्या होता है ये देखना होगा कि क्या भूमिहार वोटर फिर से बीजेपी के पास लौटे हैं या अभी भी उनकी नाराज़गी बरकरार है। क्योंकि मोकामा चुनाव हुआ, उसके बाद मोकामा चुनाव में तो देखा गया कि डिवीज़न हुआ भूमिहार वोटरों में, अच्छी खासी संख्या में बीजेपी को भी भूमिहार वोट मिले और अनंत सिंह को तो मिलना ही था। तो ये मैसेज कितना पहुंच पाया मुजफ्फरपुर और कुढ़नी तक, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर फिर आगे की रणनीति जो है वो भाजपा की बनेगी, क्योंकि भाजपा में अभी ये माना जा रहा है, भूमिहार खास करके जो भूमिहार ग्रुप या जो सामान्य वर्ग के नेता हैं, वो मान रहे हैं कि भाजपा भी पिछड़ावाद का पृष्ठपोषण कर रही है और पूरी तरह वो पिछड़ी राजनीति में उतर आई है। तो पहले अगड़ी जाति के लोग या सामान्य वर्ग माना जाए, कहा जाए, सवर्ण कहना ठीक नहीं होगा, सामान्य जाति के लोग जो हैं वो उनकी सहानुभूति रहती थी भाजपा के साथ, अभी भी सहानुभूति है उनकी, मगर धीरे धीरे जो भाजपा का टर्न हो रहा है उसका असर कितना पड़ता है वहाँ कुढ़नी में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो ये तीनों पार्टियों के लिए बहुत परीक्षा की घड़ी है। हर चुनाव परीक्षा होता है, मगर इसमें अलग अलग मसलों को लेकर के तीनों पार्टियों का अपना ट्रायल होगा और उसके बाद फिर उनकी आगे की रणनीति बनेगी। दूसरी बात यह है कि MIM ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया है और MIM के चलते ही गोपालगंज सीट हार गई महागठबंधन, RJD जो है वो चुनाव हारी वहाँ, और साधु यादव भी एक वजह बने थे। तो MIM ने उससे उत्साहित है, वहाँ राजद को हरा करके और अपनी एक उपस्थिति उसने दर्ज कराई है। उसके पहले किशनगंज में चुनाव जीते थे वो, तो उनका हौसला बुलंद है। सीमांचल से जो पिछले चुनाव में MIM के विधायक जीते थे, तो एक जो विधायक दल के नेता हैं उनको छोड़ करके से सारे विधायक चले गए राजद में। तो MIM और राजद के बीच एक तलवार खिंची हुई है, तो उसी का परीक्षण उन्होंने किया गोपालगंज में। अब उसी को फिर वहाँ से ये ले आए हैं कुढ़नी में। तो कुढ़नी में उनका ये वार कितना असरदार होगा, इस पर भी राजनीति वहाँ का चुनाव परिणाम प्रभावित होगा कि MIM कितना वोट काट सकती है, कितना महागठबंधन या जदयू को उसमें क्षति पहुँचा सकती है। और ये बात तय है कि जो उनका आधार जो है वो मुस्लिम वोटरों में है और मुस्लिम वोट मैक्सिमम जो है वो महागठबंधन के साथ है, बड़ी संख्या में उधर वोटिंग होती है, छिटपुट वोट इधर उधर जाते हैं। तो वो अगर प्रभावी हो जाते हैं तो वो मुश्किल होगा। भूमिहार अगर प्रभावी हो जाते हैं सहनी के साथ तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल है। तो इसलिए वहाँ का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पे हो गया है और इससे कई राजनीतिक परिभाषाएं गढ़ी जाएंगी कुढ़नी उपचुनाव से। तो ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। और वहाँ फिर जदयू ने वो सीट तो थी राजद की, मगर जदयू ने वो सीट ले ली, तो हमको लगता है इसलिए ले ली है कि चूंकि राजद के जो वहाँ विधायक थे वो घोटाले में फंस के सीट गंवाए हैं। रेलवे का टिकट या विमान का टिकट बेच करके और कैसे फर्जीवाड़ा किया,
तो अगर राजद का उम्मीदवार होता वहाँ तो वो घोटाला फिर से उभर के आता कि ये घोटालेबाजों, बीजेपी को मौका मिल जाता कि देखिए घोटालेबाजों की पार्टी है। सुप्रीमो जो हैं लालू प्रसाद, वो भी घोटाले में फंसे हुए हैं, उनके विधायक भी फंसे हुए हैं। तो ये एक राजद को बचाव की मुद्रा में आना पड़ता। तो हमको लगता है इस दायरे से निकलने के लिए जदयू ने वहाँ अपना उम्मीदवार दिया है और राजद जो है सो पीछे हट गई है। लेकिन सर अब ये सवाल है कि नीतीश कुमार कुर्नी लड़ रहे हैं, मान के चलिए भले उनका कैंडिडेट है लेकिन वो कैंपेनिंग करेंगे, कहीं ना कहीं नेतृत्व तो उन्हीं का है। ऐसे में सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कुर्नी उपचुनाव महागठबंधन होते हुए बिहार गई तो नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर ये कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी? नीतीश कुमार देखिए अब उनका राजनीतिक अब धीरे धीरे नीचे ग्राफ जा रहा है। राजनीतिक ग्राफ जो है वो जितने शिखर तक पहुंचने थे हमको लगता है वो पहुंच चुके हैं और अब वहां से नीचे लौट रहे हैं वो। तो एक सीट हारने से सरकार की स्थिरता पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार यथास्थिति में चलती रहेगी, उस पर कोई संकट नहीं आएगा। मगर ये है कि इससे उनका पर्सनल ग्राफ जो है मुख्यमंत्री के रूप में और सुशासन बाबू के रूप में और एक अच्छे शासक प्रशासक के रूप में वो और नीचे गिरेगा। उनकी लोकप्रियता और घटेगी, ये माना जाएगा कि लोकप्रियता उनकी गिर गई, क्योंकि दो जो अभी उपचुनाव हुए उसमें वो स्वास्थ्य कारणों से प्रचार के लिए नहीं गए। तो उसका इनके अपील हालांकि उन्होंने ज़रूर की थी उस चुनाव में, तो वो कितना असर रहा उसका सब लोग देखा। तो यहाँ अगर वो खुद जाते हैं चुनाव प्रचार में और जो 2 बार उनकी पार्टी हार चुकी, जिसके साथ हो रहे हैं वो हार चुके हैं, इस बार भी अगर उनकी पार्टी हार जाती है, उनका उम्मीदवार हार जाता है, तो ये एक बड़ा झटका होगा, मोरली एक बड़ा झटका होगा, राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा झटका होगा और ये आरजेडी का दबदबा और बढ़ा देगा महागठबंधन में। क्योंकि महागठबंधन में अभी भी सबसे बड़ी पार्टी वही है, राजद है, और उसने अपनी सीट की कुर्बानी दी है, सिटिंग सीट है उसकी, तो माने तरीके से वो सीट उम्मीदवार वहाँ से राजद का होना चाहिए, मगर उसने जदयू को सीट दी है। और जदयू अगर लूज कर जाती है उस सीट तो राजद को एक कहने का मौका मिलेगा कि साहब आपका आधार कम हुआ है और आप अब लोकप्रिय नहीं हैं। तो ये एक बड़ा झटका होगा। एक और सवाल लोग इसलिए भी ये ज़्यादा पूछ रहे हैं क्योंकि मोकामा गोपालगंज में देखने को जो जातीय समीकरण मिला उसके अनुसार अनंत सिंह का वोट जो है वो महज 1000 आगे बढ़ा, यानी कि नीतीश कुमार के जो वोटर थे वो आरजेडी की तरफ टर्नआउट नहीं हुए। तो लोग ये भी पूछ रहा है कि कुशवाहा कुर्मी जो उनका कोर वोटर था क्या अब उनके साथ है या छिटक गया? कुर्मी में कुशवाहा कुर्मी की संख्या लगभग 35 से 40 हज़ार है और ऐसे में अगर जेडीयू वहाँ सीट लूज कर जाए फिर तो ये सवाल उठेगा कि जेडीयू का अपना वोट अब बैंक अब खत्म हो गया। बिल्कुल उठेगा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि उनके राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़ा होगा। ये अगर वो हार जाते हैं तो, जीत गए तब तो बल्ले बल्ले है, और अगर हार गए तो 10 तरह के सवाल खड़े होंगे। और वहाँ का जो जातीय समीकरण है वो ऐसा है कि बहुत थोड़े सा का फासला है, जितने भूमियार हैं लगभग उतने ही यादव हैं, उतने ही कुर्मी हैं, उतने ही मुसलमान हैं, थोड़ा का फ़र्क है, वैसे भी लगभग उतना ही है, मुस्लिम ज़रूर थोड़ा कम हैं, साहनी भी लगभग उतने ही हैं। तो ये समीकरण बड़ा जटिल है वहाँ का, और कौन किसका वोट काट लेगा, कहाँ किसकी सेंधमारी हो जाएगी, तो ये सबके लिए अग्नि परीक्षा है। और ख़ास करके नीतीश कुमार के लिए ज़्यादा है क्योंकि वो अभी एक राजनीतिक संकट से गुजर रहे हैं। तो वो संकट अगर ये और बढ़ेगा अगर सीट हार जाते हैं तो, जीत गए तब तो ठीक है। तो महागठबंधन के स्वरूप पर क्या असर पड़ेगा अगर हार गए तो? बिल्कुल, अभी भी आरजेडी एक तरह से कहिए कि लीड कर रही है और डोमिनेट करेगी। अगर हार जाते हैं तो राजद का नेतृत्व बिल्कुल एकदम स्थापित हो जाएगा। लेकिन जो विलय की चर्चा चल रही फिर उस पे भी झटका लगेगा? विलय की चर्चा चले तो उसे झटका नहीं लगेगा, क्योंकि उसे तो राजद को फायदा ही है। क्योंकि जो भी पार्टी एक है वो विलय हो के अगर राजद के अंदर मिल जाता है और कोई नाम दूसरा हो जाए या चुनाव चिन्ह भी अलग हो जाए तभी फायदा ही है उससे, क्योंकि जो आधार है वो तो राजद का ही है। तो अगर विलय हो जाता है तो इससे जदयू नेताओं को फायदा होगा।
क्योंकि वो राजद के आधार वोट का फ़ायदा उनको मिलेगा अगर वो होते हैं तो। मगर विलय होने से प्रदेश में एक बड़ा उथल पुथल होगा राजनीतिक रूप से, क्योंकि कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे। जो जदयू के विधायक अभी सिटिंग विधायक हैं और बीजेपी के समर्थन से जीतते रहे हैं, बीजेपी का आधार वहाँ मजबूत रहा है उनके इलाके में, तो वो तो चाहेंगे कि बीजेपी में शिफ्ट हो जाएं। और जिनका आधार वोट राजद के वोटों से समर्थन पाके जीतते रहें तो वो ज़रूर चाहेंगे कि हम इधर ही रहें, राजद के साथ चले जाएं तो अच्छा है। तो ये एक उथल पुथल मचेगी। नीतीश कुमार के फिर पीएम मटेरियल होने पर भी सवाल खड़ा होगा। पीएम मटेरियल तो ऐसे ही एक शगुफा है, पीएम मटेरियल तो कहीं से नहीं है। जब घर में आपने गांधी मैदान में देखा अभी कि कैसा उन्होंने ठगी किया, माने ठगों को पकड़ती है पुलिस और प्रशासन पकड़ के जेल भेजता है, और जब सरकार ही खुद ठग बन जाए तो उसको कौन पकड़ेगा? उसको तो वोटर ही पकड़ सकता है, जनता ही पकड़ सकती है। तो अब जनता की बारी है कि वो कैसे ठग को सबक सिखाती है, कैसे पकड़ती है, और ये कुर्नी के मतदाता को कितना इसकी जानकारी हो पाती है कि कैसे सरकार ठगी कर रही है। उस पर अगर ये विपक्ष वहाँ इसको मुद्दा बना दे तो ये उनके लिए कठिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, कुर्नी उपचुनाव की जो लड़ाई है वो बेहद ही दिलचस्प होते जा रही है। अब सवाल नीतीश कुमार के साख पर भी खड़ा है और वीआईपी के मुकेश सहनी पर भी खड़ा है। अगर ज़्यादा वोट लेकर मुकेश सहनी आ गए तो उनकी टीआरपी बढ़नी तय है, लेकिन घटे तो फिर तो अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, आगे भी होंगे या नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा नीतीश कुमार अगर ये सीट हार गए, जैसा कि पीछे के समीकरण हैं, जिसके साथ रहे हैं 2015 और 2020 में, वो ये सीट हारा है, तो फिर उनके कोर वोट बैंक को लेकर सवाल उठेंगे कि अब उनका वोट बैंक उनके पास है या फिर वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया। देखना बड़ा रोचक होगा। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।